हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। आज इस हिंदू एनालिसिस में विल कवर कल का भी और आज का भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल पैलेस्टीन आर्टिकल से। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डेज वी ऑल नो ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़राइल क्या जुल्म ढा रहा है पैलेस्टीन लोगों के ऊपर, हम सभी को पता है। तो आज थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसमें टर्म्स निकल के आई हैं जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रीलिम्स में नहीं तो मेंस में वो टर्म्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो देखते हैं, इज़ अ फ्यूचर पैलेस्टीन स्टेट पॉसिबल? क्या पैलेस्टीन फ्यूचर में स्टेट बन सकता है? अभी आपको पता है रिसेंटली स्पेन ने और 3 कंट्री है यूरोपियन कंट्री जिन्होंने इस हक में कहा है कि पैलेस्तीन को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। उसमें से आपकी स्पेन है, आयरलैंड है और नॉर्वे है। ये पहली ऐसी 3 कंट्रीज़ यूरोप में नहीं है जिन्होंने सहमति दी है कि पैलेस्तीन एक फुल फ्लेज में स्टेट बनना चाहिए। बट रिसेंटली ये चर्चा में था, इसीलिए ये एक न्यूज़पेपर हिंदू में आर्टिकल भी आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ये पॉसिबल है? आखिर इसकी हिस्ट्री क्या थी 2 स्टेट की? कैसे इज़राइल ने धीरे अपना जो है लैंड पूरा एक्सपेंड किया, छीन लिया, क्योंकि ये पूरा जो था ये इज़राइल के लोगों का नहीं, जूइश का नहीं, पैलेस्टीन का था, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहती हूँ। अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ऑल ओवर बात करें तो ये 2 सेक्ट्स हैं। एक आपका आता है शिया और एक आता है सुन्नी, ठीक है। जो ज़्यादातर मुस्लिम्स हमारे पूरे वर्ल्ड में हैं वो आपके सुन्नी मुस्लिम्स हैं, ये ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हैं। और जो शिया हैं वो आपके सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसमें आपका अगर मैं मेजरली बताऊं कंट्रीज़ हैं, आपकी ईरान है, इराक है, आपका अज़रबैजान है, आपका बहरीन है। ये 4 मुख्य रूप से शिया को फॉलो करती हैं। और सुन्नी जो है वो आपके अरब, जितने अरब कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ के अंदर आपका मोस्टली नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ और वेस्टर्न जो एशिया कंट्रीज़ हैं वो आपकी आती है, जैसे कि जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, सीरिया है, ये इजिप्ट है। ये सारे सुन्नी वाले लोग हैं। जो पैलेस्तीन में मुस्लिम हैं वो भी सुन्नी है। आपके भारत में जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं मेजरली 85% वो भी आपके सुन्नी हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं। ये बात शुरू हुई है 7 अक्टूबर 2023 से, जब हमास एक मिलिट्री ग्रुप है जो पैलेस्तीन में स्थित है, और स्थित इन द सेंस ये पैलेस्तीन की तरफ से ही लड़ रहा है, जो एक टेररिस्ट ग्रुप भी इसे कहा जाता है, जो दर्जा दिया गया है। ये पैलेस्टीनियंस के लोगों के पैलेस्टीनियंस के हक में लगा हुआ है, ठीक है। तो जो पैलेस्टीन्स हैं अब उनको कैसे आगे प्रोटेक्शन किया जाएगा, ये हमास का पूरा इसमें एक रणनीति चल रही है कि भाई किस तरीके से पैलेस्टीन्स के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए हमास ने ब्लास्ट किया इज़राइल पे 7 अक्टूबर, जिसमें बहुत सारे लोग भी मरे। द लेटेस्ट कंटिन्यूइंग वॉर ऑन गाज़ा। अब हमास ने जब अटैक किया तो इज़राइल भी चुप नहीं बैठेगा। इज़राइल ने तब से लेकर अभी तक उसका कंटिन्यूइंग वॉर जो है वो जारी है ऑन गाज़ा। ये गाज़ा स्ट्रिप है, यहाँ पे मुख्य रूप से आपके पैलेस्टीन्स हैं, ठीक है। अब बात चलती है कि अभी बात हो रही है कि भाई गाज़ा में लगभग 36,000 लोग जो हैं वो मर चुके हैं इस वॉर से। The world has also seen more countries voicing strong support for a future Palestine state. पैलेस्तीन के लिए लड़ रहे, आवाज़ उठा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, इन पैलेस्टीन्स का इन सब लोगों ने पहले साथ नहीं दिया था। जब देना था तब धीरे धीरे इज़राइल को ज़्यादा फेवर किया गया। अगर मैं हिस्ट्री उठा के देखूं, अगर ये स्टार्टिंग में यूरोपियन नेशंस जो हैं या फिर अमेरिका है, ये पहले ही अगर निर्णय लेता यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, तो इस तरीके की नौबत नहीं आती। खैर चलते हैं आगे। अरब कंट्रीज़ जिसके अंदर आपका सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, ये देयर वुड नॉट बी लास्टिंग पीस इन द रीजन। वो कहते हैं कि भाई आप कह तो रहे हैं कि शांति लेकर आइए 2 स्टेट, लेकिन ये तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, शांति तब तक नहीं आएगी इस पैलेस्तीन में जब तक कि इस पैलेस्तीन का क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए।
क्योंकि अभी हाल में चर्चा था कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाह रहा था पैलेस्तीन, लेकिन वहाँ पे अमेरिका ने वोटिंग अगेंस्ट किया और ये कहा कि ये पीसफुल कंट्री नहीं है, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कंट्री मस्ट बी पीसफुल। बट पीसफुल वो तब तक नहीं हो सकती पीस में जब तक कि उसका जो रूट कॉज है वो सॉल्व ना हो जाए। ये सऊदी अरब और जॉर्डन का कहना था, जो कि सही भी है। चलिए चलते हैं अब थोड़ा हिस्ट्री की तरफ। 2 स्टेट सॉल्यूशन था क्या? अब इसमें ना बहुत सॉल्यूशन सिंपल है, शॉर्ट आंसर है कि भाई हिस्टोरिकली अगर हम देखे जाए पैलेस्तीन को, ये पूरी पट्टी जो है ये इज़राइल की है, तो भाई होता क्या था, पैलेस्तीन लोग ज़्यादा थे, इज़राइल कम था। इज़राइल कुछ परसेंट ही थे पैलेस्तीन के, लेकिन लैंड ज़्यादा इनके हक में थी, क्योंकि इज़राइल को शुरू से ही सपोर्ट, जूइश लोग हैं, ये मुस्लिम है, इनको शुरू से ही सपोर्ट किसका है, अमेरिका जैसे बड़े देशों का। तो भाई हिस्टोरिकली ये कहा गया था कि जो लैंड है वो डिवाइड कर दो जॉर्डन रिवर के। ये जो जॉर्डन रिवर है इसके ईस्ट वाला जो पार्ट है मेडिटेरियन सी, और जो ईस्ट वाला पार्ट है यानी कि आपका वेस्ट बैंक और गाजा, और एक और था जिसमें आपका नेगेव डेजर्ट भी है, इसको बना दो अरब स्टेट। ठीक है, अरब स्टेट मतलब आपका पैलेस्तीन। अब लेकिन ये हो नहीं पाया। इज़राइल के जो जूइश लोग थे उन्होंने क्या कहा, वॉज क्रिएटेड इन पैलेस्तीन, ये 1948 में आते हैं। पैलेस्तीन आज तक स्टेट नहीं बन पाया कभी भी। पैलेस्तीन जो टेरिटरीज थी वो धीरे धीरे कंट्रोल में चलती गई, किसके, इज़राइल के। इज़राइल ने धीरे 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 अपने नियंत्रण में लिया। जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है चाइना की, वही चल रहा था इज़राइल का। अब ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होता है, 1930 से स्टार्ट होता है। 1930 में जब ब्रिटिश जो था वो पैलेस्तीन को कंट्रोल करके रखा था, तभी एक कमीशन का फॉर्मेशन होता है लॉर्ड विलियम रॉबर्ट पील के नाम से। पील कमीशन आता है जो इन्वेस्टिगेट करेंगे अरब और जूइश के क्लैशेस इन पैलेस्तीन। पहले पैलेस्तीन हुआ करता था, पैलेस्तीन स्टेट का नाम था, ना कि इज़राइल था, कि भाई जो इसमें अरब और जूइश के बीच में झगड़े हैं उसको ख़त्म करेंगे। 1 साल के बाद कमीशन ने अपना पार्टीशन भी दिया, अपना प्रपोजल भी दिया। भाई क्यों दिया था, जब पैलेस्तीन की ज़मीन थी तो आपने पार्टीशन दिया ही क्यों, जूइश के हक में आपने बोला ही क्यों, पहली बात तो, और हक में ज़्यादा फेवर में बोला। चलिए, ये तो वही बात हुई कि भारत के अंदर कुछ लोग हैं तो भारत की ज़मीन में आधा उनको हिस्सा दे दिया जाए, जो कि शुरू में ही गलत था। द कमीशन प्रपोज, उन्होंने कहा कि जूइश और अरब स्टेट को दोनों में बांट दो। जूइश लोग जो 28% थे, सोचिए 1 लाख अगर मान लो पैलेस्तीन है तो 1 लाख का 28,000 रुपये, 28,000 रुपये नहीं, 28,000 लोग थे आपके जूइश। तो अकॉर्डिंग टू द पील कमीशन, जो वेस्ट बैंक है, जो गाजा स्ट्रिप है, जो नेगेव डेजर्ट है, वो तो अरब स्टेट को दे दो। बाकी जितनी फर्टाइल लैंड है, गैलीली रीजन है, वो जूइश स्टेट को दे दो। तो अरब ने तो इसमें रिजेक्शन देना ही था, क्योंकि आप सारा फर्टाइल सोर्सफुल जो लैंड है वो आप इजराइल लोगों को, जूइश को दे रहे हैं, जो कि गलत है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन स्पेशल कमीशन आता है पैलेस्तीन के ऊपर, जिन्होंने अपना पार्टीशन प्लान फिर से रखा और उन्होंने कहा पैलेस्तीन को 3 टेरिटरी में बांटा जाए। पहला जूइश स्टेट, दूसरा, सोचिए अभी तक पैलेस्तीन चल रहा है, इजराइल का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। धीरे धीरे आके पैलेस्तीन एक छोटा सा रह गया और सारा क्या नाम बन गया कंट्री का, इजराइल। सोचने वाली बात है। खैर, पैलेस्तीन को 3 भागों में बांटना है। पहला जूइश स्टेट होगा, दूसरा अरब स्टेट होगा, तीसरा इंटरनेशनल टेरिटरी यानी जेरूसलेम होगा। जेरूसलेम एक ऐसी जगह है इजराइल या उस समय पैलेस्तीन के अंदर जिसमें इजराइल वालों का धर्म भी है और अरब वालों का धर्म भी उसमें एक कह सकते हैं धर्म के जो है मूर्ति के नाम से जाना जाता है। जूइश उस वक्त, यानी कि मैं बात कर रही हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद की बात कर रही हूँ, उस वक्त जो जूइश लोग थे वो 32% थे। तो देखिए पहले 28 थे, फिर बढ़ते बढ़ते 32% हुए, और उन 32% को पैलेस्तीन की 56% जगह अलॉट की जा रही थी, जिसका विरोध किया और यूनाइटेड नेशंस ने रिजेक्शन, ये अरब लोगों ने रिजेक्ट किया। इवन भारत ने भी इसके अगेंस्ट वोट दिया था, क्योंकि ये गलत था। पैलेस्तीन की ज़मीन में ज़्यादा लोग पैलेस्तीन के नहीं रह के इजराइल के लोग रहेंगे, सोचने वाली बात है। वाइल द जियोनिस्ट लीडरशिप ऑफ इजराइल सेटलर्स इन पैलेस्तीन एक्सेप्टेड, जो ये लीडर थे ज़ायनिस्ट लीडर, उन्होंने तो भाई एक्सेप्ट कर लिया, करना ही था क्योंकि उनको 56% पैलेस्टीन लैंड मिल रही थी, लेकिन इसका विरोध अरब ने किया। 1948 14 मई को ज़ायनिस्ट ने यूनिलेटरली डिक्लेयर कर दिया स्टेट ऑफ इजराइल। लीजिए भाई, यूनाइटेड नेशन का सपोर्ट था और उसने 56% लैंड पर अपना इजराइल स्थापित कर दिया।
ये सबसे पहला वॉर हुआ था अरब और इजराइल वॉर के नाम से, सबसे पहले ट्रिगर हुआ। एंड बाय द टाइम एन आर्मिस्टिक एग्रीमेंट वाज अचीव्ड इन 1949, इजराइल हैड कैप्चर्ड सम 22% मोर टेरिटरी। सोचिए 56% तो अलॉट हुआ था, 56 में 22 और ऐड कर दीजिए, यानी कि 78% इनका किसका हो गया, इजराइल वालों का, यानी 1949 तक आते आते। अब हाउ डिड इट इंटरनेशनल गेट इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, कैसे लेजिटिमेसी मिला? 1967 का वॉर जब हुआ, 6 दिन तक का जो वॉर चला, उसमें इजराइल ने और भी कैप्चर किया। क्या क्या किया? वेस्ट बैंक कैप्चर किया, ईस्ट जेरूसलेम कैप्चर किया, ईस्ट जेरूसलेम ले लिया जॉर्डन से, ठीक है, गोलन हाइट ले लिया सीरिया से, और इजिप्ट से लिया आपका सिनाई पेनिसुला। सिनाई पेनिसुला जो है, यानी ये वाला हिस्सा जो है, ये किससे ले लिया? इजिप्ट से ले लिया। वो बात अलग है, 1978 में इजिप्ट ने इसको वापस ले लिया, ठीक है। तो ये सारा एरिया इन्होंने ले लिया, और इसके अंदर जो 7 लाख करीबन जो पैलेस्टीनियंस थे वो रिफ्यूजी होकर वो आपके, उनको देश छोड़ना पड़ा, उनको जाना पड़ा, इधर से उधर भटकना पड़ा, और ये सारी लैंड किसने ले ली? इजराइल ने, और इजराइल के लोग सेटल होने लग गए, ठीक है। PLO इनिशियली डिमार्केटेड द लिबरेशन ऑफ द होल ऑफ पैलेस्टीन। अगर मैं बात करूँ PLO की, यानी कि इस लीडरशिप की पैलेस्तीन की, तो ये डिमार्केशन भी होता है, ठीक है, जिसके अंदर पैलेस्तीन को बांटा गया, बट लेटर रिकॉग्नाइज 2 स्टेट सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द 1967 बॉर्डर, ठीक है। तो ये 1967 बॉर्डर में बांटा भी गया, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब आगे की स्टोरी सोचिए, आगे की स्टोरी क्या होगी? धीरे धीरे करके इजराइल फैलता गया, इजराइल के जो लोग हैं वो सेटल होते चले गए, और पैलेस्तीन लोग जो थे वो भटकने लगे इधर से उधर दूसरे देशों में जाकर, यानी कि जिनकी लैंड थी वही अब वहाँ पे नहीं रह रहे थे, ठीक है जी। अब बात आती है, एक ओस्लो कमीशन आता है, ओस्लो प्रोसेस आया, ठीक है, यहाँ पे ये इसका नाम है ओस्लो प्रोसेस। अब इन्होंने एक प्रोसेस के थ्रू, सेल्फ गवर्निंग बॉडी थी जिसमें वेस्ट बैंक और गाज़ा में ये स्थापित हुई। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें आधा जो वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप है ये पैलेस्तीन को देते हैं, और बाकी का जो है वो आपका इजराइल के पास। धीरे धीरे आगे इजराइल मान गया, इजराइल का लीडर मान गया, एक्सेप्ट कर लिया इस एग्रीमेंट को कि चलो ठीक है, ये माना जाए, ठीक है। लेकिन अब पैलेस्टीनियन जो थे वो इस चीज़ को मानने को तैयार थे नहीं, लेकिन धीरे धीरे पैलेस्तीन की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी उन्होंने भी रिकॉग्नाइज़ किया कि ठीक है, जो PLO है इसका जो प्रपोज़ल है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि इधर जो ये आपके राबिन जो राबिन थे इजराइल के लीडर, वो हार जाते हैं। जिन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया, एक्सेप्ट किया, वो हार गए। तब आते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब ये जो बेंजामिन आए, जो आज भी हैं, ये पावर में आते ही भैया कहते हैं नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, हम तो भैया इस एग्रीमेंट को मानेंगे नहीं, और हम अपना इजराइल जो है ये अपना कंट्रोल जो है, एक्सपेंशन जो है ये और फैलाएगा। अब धीरे धीरे जो हमास था, हमास का ओरिजिन स्टार्ट होता है एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप जो अपोज था ओस्लो एकॉर्ड के, और ये कह रहा था PLO मेड ह्यूज कंसेशंस टू द इजराइलीज विच ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डिरेलमेंट ऑफ द पीस प्रोसेस। तो अब ये ओस्लो प्रोसेस 1990 में कोलैप्स हो गया, और बहुत ज़्यादा मल्टीपल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी आए कि भाई 2 स्टेट प्लान बने, बट कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आया। अब रीजंस क्या है, किस तरीके से आपका ये 2 स्टेट नहीं बन सकता, ये देखिए। इसके पीछे कारण है, कारण ये है, सबसे पहला अगर मैं कारण बताऊं तो बाउंड्री क्लैरिटी ही नहीं है। इजराइल आज भी ये क्लियर नहीं करना चाहता कि भाई कितनी बाउंड्री जो है वो पैलेस्टीन्स की होगी और कितनी हमारी होगी, क्योंकि वो चल रहा है चाइना के नक्शे कदम पे कि भैया उसको सारा क्षेत्र ही चाहिए। पहली बात तो ये हो गई, बाउंड्री क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, अगर आप देखे जाए स्टेटस ऑफ सेटलर, अब वेस्ट बैंक में लगभग 7 लाख जो है वो जूइश सेटलर्स हैं, और ये 7 लाख जो है ये पॉलिटिकली इनका कनेक्शन है भैया, ये स्ट्रॉन्ग बहुत है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर आएगा तो इन 7 लाख लोगों को निकाल नहीं सकता वेस्ट बैंक से, ठीक है। थर्ड, अगर हम देखें
तो धर्म का इशू, जेरूसलेम पे मुद्दा है कि भाई पैलेस्तीन कहते हैं ये हमें दो और इजराइल कहता है ये हमारा होना चाहिए धर्म के आधार पे, तो ये भी क्लैरिटी नहीं है। फोर्थ और लास्ट अगर मैं मुख्य रूप से इसमें कहूँ जो स्पेसिफिक मुझे दिख रहा है रीज़न, वो है राइट ऑफ रिफ्यूजीज़। जो रिफ्यूजीज़ जो पैलेस्टीन्स निकल गए, जिन्हें फोर्सफुली निकाला गया इस पूरे इजराइल, इस लैंड से जो उनकी हुआ करती थी, अब उनको वापस लेना नहीं चाहता है इजराइल। जो पहले ही इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया हम उनको वापस नहीं लेंगे अपने घर में। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से पैलेस्तीन का जो फ्यूचर स्टेटमेंट मैं देखूँ 2 स्टेट सॉल्यूशन में, वो बहुत बड़ा दिक्कत है, वो एक हर्डल पैदा कर रहा है जो मुश्किल है। ठीक है, चलिए ये देखिए इस तरीके से, ये अब इसके अंदर ना कुछ कुछ निकल के आया है जो प्रीलिम्स में पूछ सकता है, जैसे कि आपका ओस्लो प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, ओस्लो प्रोसेस पूछ लिया, उसके बाद आपका UNSCOP पूछा। ठीक है, उसके बाद आपका पील कमीशन वर्ल्ड हिस्ट्री पे ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आपका ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर जो सिनाई पेनिसुला है, ये जो सिनाई पेनिसुला है ये आखिर है कहाँ। तो सिनाई पेनिसुला देखो ये है, यहाँ पे आपका है गल्फ ऑफ सुएज और ये है आपका गल्फ ऑफ आपका एकोबा। ठीक है, ये आपका रेड सी है, ये आपका आता है सिनाई पेनिसुला। तो सिनाई पेनिसुला के ऊपर क्या है, मेडिटेरियन सी। तो ये आपका ना एक क्वेश्चन पूछ सकता है एक ज्योग्राफिकल मैपिंग से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कैसे था, 1970 में पैलेस्टीन लैंड ये थी, फिर उसके बाद 1946 में ये हुई, धीरे 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 देखो इजराइल है। फिर उसके बाद 1947 में ये देखिए ये इजराइल है, पैलेस्तीन ये रह गए। ठीक है, उसके बाद आप देखो 1948 में पैलेस्तीन लोग फिर कम हो गए, और देखिए ये गाजा स्ट्रिप है, ये वेस्ट बैंक है, फिर से इजराइल की पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी ये पैलेस्तीन्स कहाँ हो गए, ये चले गए, इन्हें जाना पड़ा। 1967 में अगर आप देखो तो पूरा खाली है, वॉर हुई थी, ऑक्यूपाइड भी हुआ टेरिटरी। अब 1967 से 2017 देखेंगे तो सिर्फ इतनी स्कैटर्ड में, उसी रीजन में स्कैटर्ड में आपके कौन रह रहे हैं, पैलेस्टीनियंस। बेचारे सोचिए, उनकी लैंड थी, उन्हीं की लैंड पे अब वो इतने रह चुके हैं। ठीक है, अब पूछा जाए कि अरब वर्ल्ड क्या है, अरब वर्ल्ड आपका कहाँ पे है, तो ये देखिए अरब वर्ल्ड है फॉर्मली अरब होमलैंड, जिसे अरब नेशन भी कहा जाता है। अरब कंट्रीज़ में कौन कौन आता है, वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज़ आ जाएंगी और आपकी नॉर्दर्न अफ्रीकन, यानी ये वाली सारी, ये जितनी भी आपको कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं, दिस इज़ अरब वर्ल्ड। क्योंकि कहा जाता है अरब वर्ल्ड क्या है, अरब वर्ल्ड क्या है, सो दीज ऑल कंट्रीज मेकअप ऑफ दिस अरब वर्ल्ड, राइट। उसके बाद अब दूसरा आर्टिकल हम देखते हैं, टोंगा वोल्केनो। टोंगा वोल्केनो क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं। ये टोंगा वोल्केनो आया था 2022 में और इसकी चर्चा हो रही है 2024 में। ये आया था कहाँ, पैसिफिक किंगडम ऑफ टोंगा, ये पैसिफिक रीजन में आया, जिसने बहुत बड़ा सुनामी की लहर दौड़ा दी। सुनामी ही आया पूरे अक्रॉस पैसिफिक बेसिन में, एंड सेंट साउंड वेव्स अराउंड द ग्लोब मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार साउंड वेव्स सुनाई दी गई। अ न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ क्लाइमेट एक्सप्लोर्स द क्लाइमेट इम्पैक्ट्स ऑफ दिस इरप्शन। ये जो टोंगा है, ये जो हंगा हापा, ये जो टोंगा 2022 में आया, ये बेसिकली इसका वॉल्केनो जो है अंडर वाटर हुआ, ये इरप्ट हुआ, और इसका साइड इफेक्ट अभी तक देखा जा रहा है। इवन फ्यूचर में भी प्रिडिक्शन है कि इसका फ्यूचर भी इम्पैक्ट रहने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, अ कूलिंग स्मोक क्लाउड, यूजुअली क्या होता है जब वॉल्केनो आता है तो उसका जो स्मोक होता है वो पर्टिकुलर, अगर मैं बात करूँ सल्फ़र डाइऑक्साइड, उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है जो एक क्या करता है, एक कूलिंग अर्थ सरफेस को कुछ समय के लिए ठंडा करता है। दिस इज़ बिकॉज दिस सल्फ़र डाइऑक्साइड ट्रांसफॉर्म इनटू सल्फेट एरोसोल। अब प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में सल्फेट एरोसोल पे क्वेश्चन बन सकता है, विच सेंड सनलाइट बैक इनटू स्पेस बिफोर इट रीचेज द सरफेस। अब वो ठंडा होता है, इरप्टेड जो है, उसके बाद वो ठंडा होके फिर बैक इनटू स्पेस बिफोर रीचेस द सरफेस। अब दिस शेडिंग इफेक्ट मीन्स द सरफेस कूल्स डाउन फॉर अ वाइल अंटिल द सल्फेट फॉल्स बैक डाउन टू द सरफेस और गेट्स रेन्ड आउट। तो पहले वो ठंडा होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बारिश होती है, फिर वाइप्ड आउट हो जाता है। दिस इज़ नॉट व्हाट हैपन टू दी
हुंगा टोंगा। अब इसके केस में ऐसा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अंडर वाटर वोल्केनो था। पूछ दिया जाए यूपीएससी स्टेटमेंट में कि दिस इज अंडर वाटर वोल्केनो, क्या ये सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। ये इसका धुआं जो निकला बहुत ही कम निकला, लेकिन क्या था इसके अंदर? अ लॉट ऑफ वाटर वेपर, इतना वाटर वेपर कि एक ओलंपिक स्विमिंग पूल बन जाए, विच इज इक्विवेलेंट, ठीक है। The enormous heat of the eruption transformed huge amount of sea water into steam, which then shot high। अब ये एटमॉस्फेयर में गया, ये जो आपका वाटर वेपर है ये ट्रांसफॉर्म हुआ आपका स्टीम में, जो चला गया स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो ऊपर का लेयर है वहाँ पे पहुँचा। अब भैया वहाँ जाके ना तो ये बादल बना है और ना ही बारिश हुई है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई है। अब ये बहुत ज़्यादा ड्राई होने से काफ़ी जगह इसके इम्पैक्ट है। वाटर वेपर इन दी एटमॉस्फेयर, जनरली होता है क्या, अगर वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, उसके दो मेन इफेक्ट होते हैं। पहला, ये हेल्प करता है केमिकल रिएक्शन में डेट डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, एंड टू, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। There is no precedent in our observation of volcanic eruption to know what all the water would do to our climate। अब ये जो वाटर वेपर ऊपर पहुंचा हुआ है, ये पता नहीं कि ये होगा क्या, इसका ये कब जाएगा, कब इसका मेजरमेंट क्या होगा ये भी नहीं पता, ये कब इरप्ट होगा नहीं पता, कि भैया इसका ये बारिश होगी ये भी नहीं पता। फॉलो दी वेपर, अगर हम इस वेपर को फॉलो करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है। सम स्टडीज फोकस्ड ऑन द मोर ट्रेडिशनल इफेक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन सच एज द अमाउंट ऑफ सल्फेट एरोसोल एंड देयर एवोल्यूशन आफ्टर द इरप्शन। सम कंसंट्रेटेड ऑन द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द वाटर वेपर, सम इंक्लूडेड बोथ। अब वाटर वेपर का क्या है, ये कब ख़त्म होगा, कब डिज़ोल्व होगा, कुछ भी आइडिया इसमें नहीं है, ये पूरा इस पैराग्राफ में लिखा है। उसके बाद आता है व्हाट डिड वी फाइंड आउट। इसका इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो भाई इसकी वजह से ना लार्ज होल हुआ है ओजोन में। लार्ज ओजोन होल फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर 2023 वॉज एट लीस्ट इन पार्ट ड्यू टू दिस होंगा टोंगा। अब ये सेकंड स्टेटमेंट है जो यूपीएससी पूछ सकता है। अवर साइमल्टेनियस प्रिडिक्टेड दैट ओजोन होल ऑलमोस्ट 2 years इन एडवांस, इवन आने वाले सालों में भी ओजोन होल बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, वो रुकेगा नहीं। नोटेबली दिस वॉज द ओनली ईयर वी वुड एक्सपेक्ट एनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम दिस वोल्केनिक इरप्शन ऑन दी ओजोन होल। सोच रहे हैं कि इस साल शायद ना हो, लेकिन आने वाले 2 सालों में ओजोन होल होगा। बाय देन वाटर वेपर हैड जस्ट इनफ टाइम टू रीच द पोलर स्ट्रेटोस्फेयर over Antarctica, and during any later years there would not be enough water vapor left to enlarge this ozone hole, as the ozone hole lasted until late December when it came to positive phase of southern annual mode during the summer of 2024। अब प्रिडिक्शन क्या है, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो इसमें वेट समर होने के ज़्यादा चांस है, नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा ठंडी होगी। तो ये सारे प्रिडिक्शन है विच आर इम्पैक्टेड और अफेक्टेड बाय दिस होंगा टोंगा इरप्शन, ठीक है। तो ये जिस्ट है इसके बारे में, क्योंकि इससे टेम्परेचर बहुत ही कम बढ़ा है, देखिए 0.015 डिग्री, ठीक है। हाई टेम्परेचर डेट हैव बीन मेजर्ड फॉर अबाउट अ ईयर नाउ कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द इरप्शन, ठीक है। तो इसमें आपको सल्फेट एरोसोल याद रखना है, और ये होंगा टोंगा की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल है कार्नियन प्लूवियल एपिसोड बाउंटी इन रेन। क्या है ये कार्नियन प्लूवियल? बेसिकली जो अर्थ का, पृथ्वी का क्लाइमेट है वो शुरू से ही फ्लक्स रहता है, कभी बहुत बारिश है, कभी बहुत ही स्कॉचिंग डेजर्ट है, कभी आइस एज भी रही है। अगर मैं बात करूँ 230 मिलियन ईयर्स एगो की, जब लास्ट में आपका ट्राइसिक पीरियड चल रहा था तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, सालों तक, मोर देन अ मिलियन ईयर स्ट्रेट बहुत ज़्यादा बारिश थी। उसके बाद आपका वो टाइम आता है कार्नियन प्लूवियल एपिसोड, उसके बाद और जस्ट उसके बाद आता है आपका डायनासोर वाला, जिसमें बारिश देखने को बहुत खास मिली नहीं। While it was not as major event as say any one of the planet's 5 mass extinction, the Carnian pluvial episode certainly altered the path of evolution of both terrestrial and marine flora and fauna। आपको याद रखना है ये दोनों वर्ड, यानी ये एपिसोड भी याद रखिएगा और ट्राइसिक पीरियड याद रखिएगा, ठीक है।
द वर्ल्ड्स लैंड मास इन द लेट ट्राइसिक कंसिस्टेड ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। पेंजिया हम सब जानते हैं। पेंजिया जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा आपका डाउनपोर हुआ था, जिसकी वजह से क्यों हुआ था, क्यों इतना हुआ था, ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी इन दी रेंगलिया प्रोविंस विच इज़ इन द प्रेजेंट डे ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, UPSC may ask in prelims. This volcanic activity is expected to have wiped out approximately a third of marine life and a substantial amount of terrestrial life, but which according to the evidence scientists have found the Carnian pluvial episode may have turned around for the better। ठीक है, चलिए अब ड्यूरिंग एंड आफ्टर दिस एपिसोड, दिस कार्नियन प्लूवियल एपिसोड के बाद बहुत सारी डाइवर्सिटी आई है, स्पेसीज में इंक्रीज हुई है। मैनी ऑफ देम प्लेड एंड कंटिन्यू टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वे ऑफ अर्थ लुक्स टुडे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट ग्रेड ऑफ कोल डज इंडिया प्रोड्यूस। देखिए दो तरीके की कोयला है, एक है आपका हाई ग्रेड, दूसरा है आपका लो ग्रेड। हमारा भारत में करते हैं लो ग्रेड। हाई ग्रेड वो होता है जिसके अंदर ऐश कंटेंट बहुत कम हो, मॉइस्चर बहुत कम हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का जो कोयला है उसमें एनर्जी जो आपकी कैलोरिक वैल्यू होनी चाहिए, ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू, वो हमारी नहीं है। हीट की जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कैन बी जनरेटेड, कोयला जब जलता है तो उसको जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन होता है, वो बहुत कम हो पाता है क्योंकि हमारे कोयले में क्या है, मॉइस्चर ज़्यादा है, ऐश कंटेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी जो कैलोरिक वैल्यू है वो कम है। ठीक है, ये हुआ था आपका लो ग्रेड। अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल, ये लिखा गया है। ठीक है, जो थर्मल रेंज है वो आपकी कितनी है, 3500 से 4000 कंपेयर टू द इम्पोर्टेड। जो हम इम्पोर्ट करते हैं वो +6000 होती है। हाई ग्रेड हम इम्पोर्ट करते हैं, जबकि हमारे यहाँ कितनी है, लो है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा हाई ऐश कोल है, जो जब जलता है तो हाई पार्टिकुलेट मैटर यानी नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, क्योंकि लो हमारा क्या है, लो ग्रेड है कोयला का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसीलिए ये भी कहा गया कि जब हम अपने इंपोर्ट करते हैं, एज़ पर द रिपोर्ट रिकमेंड हुआ, अथॉरिटी ने कहा कि 10 से 15% इम्पोर्टेड कोल को ब्लेंड करना है, जो हमारे भारत में जितने भी पावर बॉयलर्स हैं, जिसकी वजह से हमारा लो क्वालिटी इंडियन कोल जो है उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सके। व्हाट इट क्लीन कोल, कैसे कोयले को क्लीन किया जा सकता है, या तो वॉशिंग प्लांट्स होने चाहिए जिसके लिए इक्विपमेंट हो, वो हमारे भारत में है नहीं। दूसरा होता है गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल क्या होता है, जिसमें स्टीम और हॉट प्रेशराइज दिया जाता है कोयले को इन अ रिएक्शन डेट फोर्सेस कार्बन मॉलिक्यूल अपार्ट। ठीक है, लेकिन ये भी हमारे यहाँ पे हो सकता है, बट इसमें अभी मेहनत है, अभी हुआ नहीं है। अगर फ्यूचर कोयले का देखा जाए तो येस ऑफकोर्स हमारा जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा है अभी भी, बट डिपेंडेंसी हमारी लार्जली कोयले के ऊपर है। लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 71.5% इंक्रीज़ हुआ है। वहीं पे जो कोयले का शेयर है वो 50% से भी नीचे गिरा है सिंस 1960। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC पूछ सकता है। अब यहाँ पे आपका आया है H5N1 रिमेन्स इन्फेक्शंस ऑन मिल्किंग इक्विपमेंट। ये कहा जा रहा है कि जो ह्यूमंस जो मिल्क निकालते हैं, कच्चा जो रॉ मिल्क है उसके अंदर ये वायरस पाया गया है, लेकिन अभी भी लोग बहुत उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। तो बस इसमें टोटल कुल मिला के रॉ मिल्क की बात है जिसके अंदर आपका ये वायरस देखा गया है, और ये जानवरों से मनुष्य तक पहुंच रहा है। तो बस यही पूरा रिसर्च, यही इसमें पूरी बातें गई हैं, नथिंग मच। So with this I am concluding my Hindu analysis here only, and if you like this video please like, share and subscribe my channel. Thank you. If you have any queries related to these articles आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने आइडियाज़, अपने सजेशंस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।